हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी कर। मैं दुष्यंत आपके सामने फिर से हाजिर हूँ लेक्चर 3 को लेकर पॉलिटी के। जैसा कि हम आपको पता है पॉलिटी कंटिन्यू चल रही है आपको, और आई होप आपको बहुत ही मजा आ रहा होगा पॉलिटी पढ़कर। तो आइए हम लास्ट आपको 1853 का एक्ट हमने पढ़ लिया था। 1853 का चार्टर एक्ट हम पढ़ चुके थे। कंपनी का शासन ऑलमोस्ट समाप्त हो गया था, बिल्कुल कंपनी का शासन समाप्त हो चुका था। और अब आ जाता है 1858 का टाइम। मतलब कि आपको पता होगा 1857 का सिपाही विद्रोह, मंगल पांडे, आपको याद होगा जो आमिर खान की मूवी आपने देखी भी होगी। 1857 में एक भारत में सिपाही विद्रोह हो जाता है, जिससे ब्रिटेन क्राउन, जो ब्रिटेन के महाराज हैं या महारानी है, उनको ये लगता है कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटेन की भारत की सत्ता बिल्कुल नहीं संभाली जाएगी। और ये क्या करते हैं, कंपनी को कह देते हैं अब तुम यहां से निकल जाओ, टाटा बाय बाय, अब हम सीधा भारत को हम अपने हिसाब से राज करेंगे। मतलब कि 1858 की क्रांति का ही ये कारण है जो कंपनी का शासन समाप्त हुआ। 1858 से सम्राट का शासन शुरू हुआ 1858 से। तो इसमें सम्राट के साथ जो जब सम्राट, ब्रिटेन के सम्राट यहां पर सीधे डायरेक्ट भारत पर होल्ड कर रहे थे, राज कर रहे थे, तो इन्होंने भी टाइम टू टाइम हर 20 साल के पीरियड पे कुछ एक्ट लाए, कुछ अमेंडमेंट लेके आए, जो कि आने वाले टाइम में भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बने। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आखिर सम्राट का शासन क्या रहा, किस तरीके से सम्राट ने शासन किया, कौन वायसरॉय बनाकर भेजा, कौन पार्लियामेंट का सदस्य बनाकर भेजा, कहां से क्या चीजें निकल कर आई, सब चीजों को एकदम फुल डिटेल के साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे। 1858 अब क्या था, 1858 में जो ब्रिटेन के राजा थे या ब्रिटेन का सम्राट थे, वो सीधा डायरेक्टली भारत पर राज कर रहे थे। कैसे? जो पहले तो 1858 के जो एक्ट आया था, इसका नाम क्या था? इसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अब ब्रिटेन के राजा सीधा भारत पर शासन कर रहे थे। कैसे? तो मैं आपको जो बुलेट पॉइंट है वो लेकर आऊंगा, बुलेट पॉइंट आपको पढ़ाऊंगा, फैक्ट टाइप में आपको पढ़ाऊंगा। मैंने आपसे पहले भी बोला है, पिछली वीडियोस में भी बोला है, अगर जो आपको डिटेल चाहिए तो मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा। आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए कि सर हमको डिटेल में पीडीएफ चाहिए, तो मैं विद अपने हैंड राइटिंग से बना हुआ अपना क्लास नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा। पहले क्या था, भारत का गवर्नर जनरल, जो कि 1833 में बनाया गया था। अब उसको क्या करा, उसको हटा करके एक नया पद बना दिया, उसी की जगह कौन सा, वॉयस रॉय का पद बना दिया गया 1858 में। जो ये वॉयस रॉय था, ये कौन था? ये जो ब्रिटेन के जो महाराज थे, उन्हीं का ही कोई रिप्रेजेंटेटिव था। मतलब कि जो ब्रिटेन के महाराज थे, उन्होंने रिप्रेजेंट करके भेजा कि आप यही भारत का कौन होगा, पीएम होगा, प्रेसिडेंट होगा, और सारी पावर इसके हाथ में होंगी। लेकिन इन्होंने क्या करा, एक नया पद और बना दिया। कौन सा? भारत सचिव। एक नया पद बनाया, भारत सचिव, जो कि कौन था, जो कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट का ही एक कौन था, सदस्य था। मतलब कि कैबिनेट, ब्रिटेन की कैबिनेट का एक सदस्य था। और इस भारत सचिव की सहायता के लिए, परिषद के लिए, काउंसलिंग के लिए 15 सदस्य और दे दिए गए इसकी सहायता के लिए। तो अब इंडिया का शासन कैसे चल रहा था? इंडिया में ये आपका इंडिया एक तरफ तो वॉयसरॉय नाम का एक आदमी है, और दूसरी तरफ मतलब दो बॉडी काम कर रही है, एक वॉयसरॉय और एक कौन है, भारत सचिव, जो कि कौन है, जो कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट का ही एक सदस्य है, जो ये वॉयसरॉय है, ये डायरेक्ट किसका रिप्रेजेंटेटिव है, क्राउन का। क्राउन बोले तो राजा का। और ये जो भारत सचिव है, ये किसका है, ब्रिटेन की पार्लियामेंट का, कैबिनेट का कोई सदस्य है। अब जो यहाँ जी जो भी एक्टिविटीज हो रही है,
तो ये तो डायरेक्ट क्राउन, डायरेक्ट यहाँ से आपका वॉइसरॉय, और वॉइसरॉय जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्राउन को कर रहा है, राजा को। और ये जो भारत सचिव है ये पहले पार्लियामेंट को कर रहा है और पार्लियामेंट फिर क्राउन को कर रही है। तो समझ आया आपको बॉडी कैसे चल रही है? दो लोग हैं, एक ही साथ में, एक भारत सचिव है और एक कौन है? आपका वॉइसरॉय है। तो इसमें जब ये पहली बार वॉइसरॉय का पद बनाया गया, पहली बार वॉइसरॉय का पद बनाया गया, तो इसके लिए जो सबसे पहला वॉइसरॉय बनकर भारत आया तो वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। कौन? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग को भारत का पहला वॉइसरॉय बनाया गया। लॉर्ड कैनिंग को भारत का पहला वॉइसरॉय बनाया गया। तो यही था 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अब चलते हैं 1861 के एक्ट की तरफ। तो 1861 का एक्ट, तो 1861 का एक्ट हमारा क्या था? इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1861। तो दोस्तों 1861 में क्या था कि जो अब तक जो हमारी लेजिस्लेटिव काउंसलिंग थी, जो लेजिस्लेटिव काउंसलिंग थी उसको डायरेक्ट ब्रिटेन ही होल्ड कर रहा था। अभी भी ब्रिटेन ही कर रहा है, पर क्या किया अब की बार? कुछ पावर्स दे दिए गए, कुछ लोगों को क्या कर लिया गया? इन्वॉल्व कर लिया गया, डायरेक्ट ले लिया गया, जिसमें कि आपके भारत से जो 3 लोग सेलेक्ट किए गए वो कौन थे? बनारस के राजा पहले हो गए। दूसरे कौन थे आपके? पटियाला के महाराज। और तीसरे थे सर दिनकर राव। सर दिनकर राव। अभी भी ये चीज दिमाग में रखना, अभी भी क्या हो रहा है? केवल और केवल लेजिस्लेटिव काउंसलिंग में ही इन लोगों को इन्वॉल्व कराए। मतलब कि आप कानून बनाने में मदद कर सकते हो, लेकिन इंप्लीमेंट से आपका कोई मतलब नहीं है। तो ये 1861 के एक्ट में किया गया था और पहली बार भारतीयों को लेजिस्लेटिव काउंसलिंग में थोड़ा सा इन्वॉल्वेशन होने लगा। फिर क्या हुआ? 1861 में जो दूसरा काम हुआ था वो क्या था? दूसरा जो इसका फैक्ट है वो क्या था? 1861 में विकेंद्रीकरण मतलब डिसेंट्रलाइजेशन के कार्य शुरू हो गया, जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से चला था। और कहा 1861 तक चला। और ये इधर क्या हुआ? केंद्रीकरण, मतलब कि सेंट्रलाइजेशन चला 1773 से 1861 तक। और फिर ये यहां से धीरे धीरे 1947 तक बिल्कुल आकर यहां पे एकदम खत्म हो गया, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन शुरू हो गया। कैसे? 1773 में जो बंगाल, मद्रास अलग अलग एक प्रांत थे उनको किसके अधीन कर दिया गया? जो बंगाल का गवर्नर था उसको क्या बना दिया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, मतलब कि एक मैन पावर बना दी गई। उसके बाद में ये चलता गया, बढ़ता गया, और 1833 के समय आते आते ये अपने पीक पर मतलब चरम पर पहुंच जाता है। मतलब कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको क्या कर दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। मैं आपने अगर जो पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या बक रहा हूं। पहले आप एक काम करिए, पीछे के जाके लेक्चर देखिए, तब आपको ये समझ आएगा आसानी से कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। तो ये जो केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण की नींव चल रही है, तो केंद्रीकरण की नींव रखी गई है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, और वो चरम पर कहां पहुंचती है? 1833 में। और उसके बाद में 1861 में क्या होता है? इसका गिरना स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि डिसेंट्रलाइजेशन हो जाता है। पहली बार यहां से विकेंद्रीकरण 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 की नींव डलती है यहीं से। और मद्रास, जो कि सबसे पहले मद्रास और बॉम्बे तो सबसे पहले बंगाल के पास में दिए थे, तो मद्रास और बॉम्बे को उनकी पावर्स लौटा दी जाती है। मतलब कि अब यहां जी कोई वॉइस रॉय या कोई गवर्नर टाइप का फिर से एक आदमी नियुक्त कर दिया जाता है और ये अपने आप में एक इनको पावर दे दी जाती है। तीसरा काम क्या हुआ यहां जी? जो आज के टाइम में हम देखते हैं गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, खाद्यान्न मंत्रालय, ये जो मंत्रालय है ये आज हमारे कहने के लिए बहुत ही आसान है। मतलब कि पोर्टफोलियो सिस्टम या विभागीय प्रणाली। तो ये किसकी देन है? ये 1861 के ही एक्ट की देन है। कौन सी? विभागीय विभागीय प्रणाली।
विभागीय प्रणाली किसकी देन है हमें? 1861, मतलब कि पोर्टफोलियो सिस्टम किसकी देन है? 1861 के एक्ट की देन है, जिसको लेकर आने वाले कौन, लेकर आने वाला मतलब कि विभागीय प्रणाली का पिता। क्वेश्चन कई बार सीधा फैक्ट पूछा गया है कि विभागीय प्रणाली का पिता या पोर्टफोलियो सिस्टम का पिता किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड केनिंग। कौन? लॉर्ड केनिंग। लॉर्ड केनिंग को विभागीय प्रणाली का पिता कहा जाता है और इन्हीं को ही पोर्टफोलियो सिस्टम का पिता कहा जाता है। चौथा काम क्या हुआ था इसमें? आपका चौथा काम, आज के टाइम आप देखते हो कि जो हमारे राष्ट्रपति है, तो हमारा संसद का सदन चल रहा हो या नहीं भी चल रहा हो, संसद अपने शस्त्र में नहीं है, तब भी कोई भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं और वो अध्यादेश कब तक रह सकता है? 6 महीने तक। कब तक? 6 महीने तक कोई भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं और वो कंटिन्यू चलता रहेगा 6 महीने तक बस। तो ये आखिर 6 महीने तक आया कहां से? ये निकल के जो आया है 1861 के ही एक्ट से आया है, क्योंकि पहली बार वॉइस रॉय को ये पावर्स दी गई कि आप काउंसलिंग अगर जो अपने उसमें नहीं है तो आप कोई भी अध्यादेश जारी कर सकते हो और वो कितने दिन तक चलेगा? 6 माह तक चलेगा। तो ये चीज भी यहीं से ही निकल के आती है। अब बात कर लेते हैं 1892 के एक्ट की। एक छोटी सी, उसमें छोटा सा ही काम है, कोई ज्यादा बड़ा कोई काम नहीं हुआ, उसको अभी डिस्कस कर लेते हैं। 1892 का एक्ट, जो 1892 का एक्ट था हमारा, उसमें क्या था? बस एक ही काम उसमें हुआ, 1892 का एक्ट। तो 1892 के एक्ट में क्या हुआ दोस्तों? 1892 के एक्ट में इनडायरेक्टली इलेक्शन शुरू हो गए। कैसे? मतलब कि डायरेक्ट वोट तो नहीं हो रहा था, पर लेकिन जब ये लोग बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव जब लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग में चले गए, तो ऐसे ही कुछ और लोगों को भी फिर लिए जाने लगा, तो इनडायरेक्टली इलेक्शन हो गया। मतलब चुना तो लिया तो जाने लगा, मतलब चुन के नहीं, डायरेक्ट ऐसे ही जिसको जो भी राजा हुए, महाराजा हुए, इनको अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग में इनको लिया जाने लगा। तो यहां हम कह सकते हैं कि पहली बार इनडायरेक्टली इलेक्शन या फिर अप्रत्यक्ष चुनाव। अप्रत्यक्ष चुनाव पहली बार कब हुए थे? 1892। अभी तक कोई भारत में चुनाव नहीं हुआ था और 1892 का एक्ट खत्म हो चुका था। अब आगे हम पढ़ेंगे 1909, 1919 और 1935, जो कि बेहद और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको विद डिटेल के साथ में फुल डिस्कस करेंगे। तो आइए 1909 के एक्ट की तरफ चलते हैं। तो आइए 1909 के अधिनियम की तरफ चलते हैं, जिसको कहा जाता है भारत परिषद अधिनियम 1909। भारत परिषद, भारत परिषद अधिनियम 1909। तो इसको क्या कहा जाता है? मोर्ले मिंटो सुधार अधिनियम। क्या बोला जाता है? मोर्ले मिंटो सुधार अधिनियम। अब इसको मोर्ले मिंटो सुधार अधिनियम क्यों बोला जाता है? आखिर क्या कारण है? तो सुनिएगा। जो ये मोर्ले नाम का व्यक्ति है और मिंटो, ये दो व्यक्ति हैं। इनमें क्या था कि जो आपका 1858 में जो एक पद बनाया गया था, वो अभी भी कंटिन्यू चल रहा है, जिसको बोलते थे भारत सचिव। मैंने आपको बताया कि दो तरीके से अब भारत में शासन हो रहा था, एक तो वायसरॉय के द्वारा और एक जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट की कैबिनेट का सदस्य था उसके द्वारा। दोनों ही किसके रिप्रेजेंटेटिव थे? ब्रिटिश क्राउन के ही थे। तो जो ये मोर्ले थे, मोर्ले कौन था? यहाँ पे भारत सचिव था, और जो मिंटो थे, ये भारत के वायसरॉय। ये भारत के वायसरॉय, भारत के वायसरॉय कौन थे? लॉर्ड मिंटो। तो आखिर क्या था 1909 का अधिनियम? तो इसमें क्या था? पहली बार भारत में चुनाव कराए गए। पहली बार चुनाव कराए गए, चुनाव शुरू हुए। ठीक है। दूसरा इसमें क्या था कि इसमें पहली बार 1909 के ही अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिकता के बीज बोए गए। मतलब कि ये बनाया गया, जो वहां से चुनाव हुए उसमें जो मुस्लिम कम्युनिटी थी, तो उसमें क्या करा कि मुस्लिमों के लिए मुस्लिम ही वोट करेंगे, ऐसा कुछ प्रावधान इसमें लाया गया था। तो इसीलिए यहां से सांप्रदायिकता के बीज पाए जाते हैं। किससे? 1909 के। मतलब कि मुसलमानों को एक कह सकते हैं
एक सांप्रदायिक निर्वाचन दे दिया गया मुसलमानों को एक संप्रदाय निर्वाचन। और इसी एक्ट के द्वारा पहली बार जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की अप्रत्यक्ष रूप से नींव डल चुकी थी, क्योंकि जिसका जो बाद में इफेक्ट निकल कर आया वो 1947 में जो भारत पाकिस्तान अलग अलग हुए थे, वो इसी ही एक्ट का देन थी, जो 1947 में भारत और पाकिस्तान अलग अलग दो देश बनाए गए, क्योंकि पहली बार मुसलमानों के लिए मुसलमान ही वोट करेंगे। 1909 में इन्होंने ही सांप्रदायिकता के बीज बोए थे 1909 के अधिनियम के द्वारा। यही था 1909 का एक्ट। अब बात करते हैं 1919 के एक्ट पे। थोड़ा सा ये बड़ा है 1919 का एक्ट। 1919 का भारत परिषद अधिनियम क्या था, इसको हम क्या कहते थे, माउंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। कौन सा? माउंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड, मैं लिख देता हूं, शायद दिखे ना, चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। अब वही बात फिर से आ जाती है, जो ये माउंटेस्क्यू थे, ये कौन थे? ये भारत के सचिव थे। और चेम्सफोर्ड कौन थे? ये भारत के वायसरॉय थे। तो इसमें क्या होता है, 1919 के अधिनियम में क्या हुआ? पहला काम, सबसे पहले जो आज हम और आप जानते हैं यूपीएससी, क्या? यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसकी जो स्थापना है 1926 में हुई। ये कब आया हमारा? ये 1919 के ही एक्ट में आया था। पहली बार 1919 में द्विसदनात्मक विधानमंडल का कार्य हुआ, या विधानमंडल आया, द्विसदनात्मक विधानमंडल। द्विसदनात्मक विधानमंडल आया, मतलब कि लोअर हाउस और अपर हाउस, जो आज की हम बोल देते हैं हमारे पार्लियामेंट में कि अपर हाउस राज्यसभा और लोअर हाउस लोकसभा। इसका जो ये निकल के आया, कहां से निकल के आया? 1919 के अधिनियम। मैं बता, ये जो आपको मैं एक्ट पढ़ा रहा हूं, एक्चुअल में इनका पढ़ाने का और कोई पर्पज नहीं है, यही है कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भारत का संविधान है, ये जो बना है, ये जो ब्रिटेन के द्वारा हमारे लिए लाए गए कुछ एक्ट थे, टाइम टू टाइम जो हमारे लिए एक्ट लाए गए थे, उन्हीं से ही लेकर बनाया गया है। तो इसीलिए मैंने अभी बताया लोअर हाउस और अपर हाउस, जो हमारी लोकसभा और राज्यसभा है, मतलब द्विसदनात्मक विधानमंडल जो है वो कहां से आया? वो 1919 के अधिनियम से ही आया था। तो 1919 के एक्ट में तीसरा काम क्या हुआ? तीसरा काम यह हुआ, क्या? एक राज्य परिषद बनाई गई, जिसमें कुल कितने सदस्य थे? 60 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? आपके 60 सदस्य थे, जिसमें से 27 मनोनीत किए गए थे। कितने किए गए थे? 27 मनोनीत किए गए थे। और 33 कौन थे? निर्वाचित हुए थे, जिसमें से 33 निर्वाचित हुए थे। तीसरा काम इसमें यह हुआ था। और इसमें चौथा काम क्या था? जो पृथक निर्वाचन 1919 में मुसलमानों के लिए दिया गया था, अभी की बात किसको दे दिया गया? सिखों को पृथक निर्वाचन दे दिया गया। महिलाओं को आरक्षण दे दिया गया। अब की बार महिलाओं को आरक्षण दे दिया गया। ये कुछ इनके लिए भी पृथक निर्वाचन अब शुरू कर दिया गया। अब आगे की और 1919 का प्रभाव। तो 1919 का एक्ट जब बना, तो उसमें कुछ ऐसा डेवलप किया था उस एक्ट को, कि हर 10 साल के अंदर एक कमीशन बनाया जाएगा ब्रिटेन में, या ब्रिटेन के द्वारा एक कमीशन बनाया जाएगा, और वो जाएगा भारत में और उस एक्ट को देखेगा कि उसके क्या प्रभाव रहे हैं भारत में, पॉजिटिव प्रभाव है या नेगेटिव प्रभाव है। तो इसीलिए भारत में क्या आता है? साइमन कमीशन, जो कि 1927, ये कुछ आपका 10 साल से पहले ही भारत में एंटर कर जाता है। इसीलिए इसी को चेक करने के लिए 1919 के एक्ट के क्या पॉजिटिव इफेक्ट रहे, क्या नेगेटिव, साइमन कमीशन भारत आता है। लेकिन इसमें 7 लोग होते हैं। कितने लोग होते हैं? 7। लेकिन 7 के 7 कौन होते हैं? व्हाइट होते हैं। कौन? गोरे लोग, मतलब कि ब्रिटिशर्स होते हैं, कोई भी इंडियन लोग नहीं होता है। इसीलिए इसी के ही विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की इसी विरोध में लाठीचार्ज होने के कारण हत्या हो जाती है या मौत हो जाती है। तो वो किस कारण होती है? क्योंकि इसमें साइमन गो बैक के नारे, साइमन गो बैक। क्यों?
क्योंकि जब हमको निर्वाचन का अधिकार मिल चुका था तो इसमें सारे के सारे ब्रिटिशर्स थे, एक भी इंडियन नहीं था, इसीलिए इसको साइमन गो बैक का नारा दिया गया और इसी के विरोध चलते हुए लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। अब बात करते हैं आगे। फिर जब ये चीजें आगे बढ़ी तो इसी के लिए आपका आगे गोलमेज सम्मेलन होता है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, उसी को लेकर के जो 3 राउंड आपके गोलमेज सम्मेलन होते हैं, 3 कॉन्फ्रेंस होती है राउंड टेबल की। फिर इन्हीं का राउंड टेबलों का निष्कर्ष निकल के आता है हमारा 1935 का अधिनियम, जो कि भारत की संविधान का 60 to 75% फुलफिल करता है। भारत के संविधान को 60 से 75% हमारा संविधान 1935 के अधिनियम से लिया गया है। तो अब पढ़ेंगे 1935 का अधिनियम और इसके बाद में आपके अधिनियम हो जाएंगे खत्म और फिर स्टार्ट करते हैं आपका संविधान। अब हम चलते हैं 1935 के अधिनियम की तरफ, जो कि हमारा लास्ट अधिनियम होगा। इसके बाद 1947 में इतना कुछ खास है तो बहुत कुछ, लेकिन इतना डीप नहीं है, वहां से 1-2 फैक्ट ही उठते हैं, वो मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा दूंगा। तो 1935 का अधिनियम क्या था? 1935 का अधिनियम मैंने पहले ही आपको बता दिया, जो भारत का संविधान है 60 से 75% भारत का संविधान 1935 के अधिनियम से लिया गया है। दूसरी चीज क्या थी, मैंने बताया कि आपको डिसेंट्रलाइजेशन 1861 से स्टार्ट होता है और 1935-47 तक पूरी तरीका से हो जाता है। मतलब कि अब क्या किया गया, जो सिंध और बॉम्बे थे, जो ये प्रांत थे, इनको अलग अलग कर दिया गया। पहला कौन सा? सिंध और बॉम्बे, सिंध और बॉम्बे को अलग अलग बना दिया गया प्रांत। दूसरा आपका क्या किया गया, बिहार और उड़ीसा। कौन सा? बिहार और उड़ीसा, बिहार और उड़ीसा को अलग अलग बना दिया गया। और तीसरा क्या किया गया, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। अब बर्मा एक अलग सेपरेट कंट्री बन जाएगा, या एक अलग प्रांत बना दिया गया बर्मा और भारत या इंडिया। ठीक है, ये हुआ। तीसरा क्या हुआ, देखो 1909 में पृथक निर्वाचन दे दिया गया मुस्लिम्स को। 1919 में क्या हुआ, पृथक निर्वाचन दे दिया गया सिखों को और ईसाई मिशनरी को और 1-2 और एंग्लो इंडियंस को, ये पृथक निर्वाचन दे दिया गया, आरक्षण दे दिया गया महिलाओं को। लेकिन 1935 के अधिनियम में क्या किया गया, एससी और एसटी के लिए आरक्षण, एसटी और एसटी के लिए आरक्षण जो है वो 1935 के अधिनियम की ही देन है। चौथा काम क्या हुआ, जो आरबीआई है, जो हमारा आरबीआई है, आरबीआई की स्थापना, आरबीआई की जो स्थापना है ये किसके द्वारा दी गई है, ये 1935 के ही अधिनियम की देन है हमें आरबीआई की स्थापना। पांचवा क्या था, जो हमारा आज का सर्वोच्च न्यायालय है, जो आज का हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, वो उसकी नींव धर दी गई थी 1937 में। तो 1937 में एक सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में बनाया गया। कहां पे? दिल्ली में, जो कि आज का हमारा सुप्रीम कोर्ट है। तो ये हो गया। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।